आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। कहने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब के खाने में, चाहे वो शनाख्ती कार्ड हो, चाहे वो डोमिसाइल हो, PRC हो या पासपोर्ट, मज़हब इस्लाम इंदराज हुआ हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बिटर रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ इस किस्म की कोई हरकत ऐसी नहीं हो रही जिसे इस्लामी कहा जा सके। ये पूरा का पूरा माशरा एक जंगल किसी नज़ीर पेश कर रहा है। वो मुल्क जिसे इस्लाम के नाम पर इस्लामी फ़लाही रियासत के तौर पर बनाया गया था, आज प्रैक्टिकली हाल ये है कि यहाँ बच्चों की ज़िंदगियाँ बल्कि बच्चों की इज़्ज़त और आबरू, इसका तसव्वुर तक मुहाल है। यहाँ ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें हो रही हैं कि जिसका कभी किसी ने तसव्वुर तक ना किया था। सगा भाई सगे भाई के साथ ज्यादती करके उसे मार डालता है। एक मुअज्जिन 3 साथियों के साथ मिलकर 11 साला बच्ची को बेआबरू करता है। वो बच्ची 3 दिन तक अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद मर जाती है। एक रिक्शा ड्राइवर बच्ची को अगवा करते हुए इंटरसेप्ट करके पकड़ लिया जाता है। लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसको थाने ले जाया जाता है। आपके ख्याल में थाने ले जाकर उसके साथ क्या किया गया होगा? 5,000, 10,000? उस SHO की औकात क्या होगी? 50,000? ये कुछ खबरें हैं मेरे सामने। बच्ची से ज्यादती का एक मुलजिम मुअम्मर शख्स जेल मुंतकिल। इंटरनेट पे ये वीडियो इस वक्त मौजूद है जिसमें ये बदबख्त बुढ़ा, क्योंकि बुजुर्ग और बूढ़े में फ़र्क होता है, ये 70 साला बेहया आदमी एक 7 साला मासूम बच्ची को बेआबरू करने की कोशिश कर रहा था। और इससे ज़्यादा बेहया है वो वकील जो चंद टकों के एवज अपनी बेटी को फरामोश करके इस एक आदमी का वकील बना और यह कहता पाया गया कोर्ट रूम में कि जी इसकी जेब में 40,000 रुपए थे, ये नफ्सियाती मरीज है, इसलिए लोगों ने उस पैसे को हथियाने के लिए इसके साथ ये हरबा इस्तेमाल किया। मैं उस इडियट से ये पूछना चाहता हूं, उस इडियट वकील से, कि कभी ऐसा पागल देखा है जो जेब में 40,000 रुपए की लेके निकला हो? मुझे आजकल कोई अल्लामा कह रहा है, कोई फातिरुल अक्ल कह रहा है, कोई मुझे एजेंसी का परवरदा कह रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि मेरे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉक ऑफ द टाउन हूं अपने तौर पर। मैं अपनी जेब में 40,000 रुपए लेके नहीं निकलता, तो ये पागल आदमी 40,000 रुपए लेके क्या कर रहा था? हाल में बच्चे से ज्यादती करने वाले शख्स को पुलिस ने हेलीपैड पर ऐन रंगे हाथों वारदात करते हुए पकड़ लिया। जिक्रिया यूनिवर्सिटी में मुलजिम ने एक और तालिबा से ज्यादती का इंकशाफ। ये 2 तालिबात हैं, एक बेचारी मुल्क छोड़ के जा चुकी है। पूछना मुझे ये था मसीहाओं से, ये मुल्क, ये मुआशरा, ये किसके लिए था? हमारे यहां सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? दूसरी बात यह कि इस ऐसे मुआशरे में कि जहां जंगल का कानून राइज है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात की जा रही है, वहां पर रिवायती सजाएं क्या इन मुजरिमों की बीखकनी के लिए कारामद हो सकती हैं? आपने क्या उस मुल्क की मिसालें नहीं पढ़ी जहां मुनसिफों ने, मसीहाओं ने काले नकाब पहनकर समातें की और मुजरिमों को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया? 1 समात 2 समात के बाद। हमारे यहाँ अगर कोई इस तरह की वारदात हो, उसके बाद सालों केस चलता है और सालों केस के बाद उसे क्राइम की नर्सरी जेल भेज दिया जाता है, जहां से वो बंदा और पक्का होकर के निकलता है। कुछ और पैदागीरों ने जो हुकूमतों में रहे हैं, एक नया फलसफा निकाला है। नफरत जुर्म से, मुजरिम से नहीं। पूछो जुर्म आपके फुप्पा करके गए थे? वही तो करके गया था जो मुजरिम है। अपने घर में अगर कोई ऐसी वारदात हो, खुदा न खास्ता, तब पूछूंगा कि यह फलसफा किधर गया। यहां मासूम बच्चे, मासूम नन्ही कलियां रौंदी जा रही हैं और नवाज शरीफ साहब को यह समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों निकाला गया। आसिफ अली जरदारी साहब सेनेटर्स की शॉपिंग करते फिर रहे हैं, खुद एडमिट किया उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है। जमहूरियत फल फूल रही है, बच्चियां खेतों में मिल रही हैं। खान साहब हेलीकॉप्टर में है। तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना, मुझे जमीन के मसाइल पे बात करनी है। एक शख्स के पांव जमीन पे नहीं है, मैं बात किससे करूं?
ये एक मुआशरा है जिसे इस्लामी फलाही रियासत पाकिस्तान कहा गया था, और यहाँ अमलन हाल ये है कि हमने माज़ल्ला इल्ला माज़ल्ला, पार्डन मी सेइंग दिस, हमने इस्लाम को प्रैक्टिकली बेदखल कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं उस गुमराह, इन्वर्टेड कॉमाज में, उस गुमराह मुआशरे की एक अमीर, जहां एक गोरी चमड़ी वाला बाज़मीर आदमी महज इसलिए कि वो अपोजिशन के नुक्ते सवाल का जवाब, एतराज़ का जवाब देने के लिए उस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं था, उस बाहया आदमी ने एक सेकंड का देर नहीं लगाया और उसने अपनी इस्तीफे का ऐलान कर दिया और पीछे हाय हाय होती रही। पाकिस्तान में आप तसव्वुर कर सकते हैं, पाकिस्तान में ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। आज तक किसी वजीर रेलवे को आपने घर जाते हुए देखा? हर आदमी बेशर्मों की तरह झूठ बोल रहा होता है। मैं जब छोटा था उस वक्त से आज मैं बूढ़ा होने के करीब आने वाला हूं। जरा दिखाइए जी इस गोरे की ये हरकत जो हमारे माशरों में मफकूद है। My Lords, with the leave of the House, I wonder if you permit me to offer my sincere apologies to Baroness Lister for my discourtesy in not being in my place to answer her question on a very important matter at the beginning of questions. During the 5 years at which it's been my privilege to answer questions from this dispatcher box on behalf of the government, I've always believed that we should rise to the highest possible standards of courtesy and respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions of the legislature. I'm thoroughly ashamed at not being in my place, and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister with immediate effect. I do apologise. ये आलम है इन्वर्टेड कॉमास में काफिरों की संजीदगी का, अवामी खिदमत से अपनी कमिटमेंट का। अब आपको दिखाते हैं हमारे मसीहाओं की हालत ज़ार। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, पहले पार्लियामेंट का वफाकी हुकूमत की जो ज़ेर निगरानी इदारा काम कर रहा है, ऑब्वियसली जो जहां हमारे मसीहा बैठते हैं, उसके बाद फिर सिंध असम्बली की हालत ज़ार आपको दिखाएंगे। कंटिन्यूटी में चलाएं जी ज़रा। लिस्ट है वो ले ले मेरे से, कुछ पढ़ के बता दें और कितने मेगावाट है प्रोजेक्ट के नाम। मैं ये फिर सुन लें, फिर एक तवील लिस्ट है, डिटेल वाइज बता दूं, आप सुन लें। आपको तो मैं सुनाता हूं ठहरे से। जनाब स्पीकर, कैनक 3 है जी, मुझे एनक भी लगानी पड़ेगी और लगता है मुझे। जनाब स्पीकर, ये छोटा सा लिखा हुआ, मैं अब कैसे पढ़ लूं एनक? ये आस पास से कोई ऐनक ले लीजिए। नहीं, इतनी भी नहीं जरूरत अभी। जनाब स्पीकर, ये जी आप पढ़िए। ये लाहौरियों को कुछ समझाया करें आप। एड्रेस इन्हें हमेशा थिएटर देखने का शौक है, इनको वहीं पे भर्ती करा दें। वैसे एड्रेस द चेयर। You are listening some voices or not? यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा। यहाँ हिश हिश से चुच भी होगा, चुच भी होगा, और ऐसे ऐसी आवाजें आएंगी कि वहां से पैर पकड़कर जूती भी नहीं मिलेगी, ऐसे भागेंगे लोग। कैन यू बिलीव दिस? ये सिंध असम्बली का मंजर था, और उससे पहले जो आपने देखा वो पार्लियामेंट का। हम ऐसे लोगों को मुंतखब करके अपने सरों पे जूते उनके रखने के लिए और उनकी रियाया बन करके एक अतात गुजार गूंगी बहरी रियाया बनने का सबूत देने के लिए 5 साल तक अपनी ज़ुबानों पर कुफ्ल लगाए रखते हैं। और इन लोगों की संजीदगी का हमसे नहीं, हवस इक़्तिदार से ये आलम है कि ये हमारी कब्रों पे खड़े होकर के नीरू की तरह बांसुरी बजाते हैं। अपोजिशन में होते हैं तो अवाम की मसीहाई का रोनर होते हैं, और जैसे ही हुकूमतों में आते हैं इनकी आंखें धुंधला सी जाती हैं। अब आपको दिखाते हैं लीडर क्या होता है। इसकी 50 चीज़ों से आप इत्तेफाक कर सकते हैं, 50,000 चीज़ों से अदम इत्तेफाक, लेकिन बहरहाल उम्मत मुस्लिमा में अगर इस वक्त कोई एक मिसाल भी मौजूद है तो वो ये मौसूफ हैं। अगर आप चैलेंज कर सकें तो ज़रा मुझे उस लीडर का नाम भी बताइएगा, चाहे आप नवाज शरीफ साहब के मानने वाले हों, चाहे अल्ताफ़ भाई के, चाहे फारूक सत्तार भाई के, चाहे जरदारी भाई के, या किसी और भाई के। ज़रा दिखाएं जी इनको। तैयब रदगान साहब के बारे में कोई वीडियो एक है। Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek Kahire demektir,
Şam demek Bağdat demektir. Kabe demek tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve icdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. फ़लस्तीन में जब कुछ होता है तो हमें इसकी तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को ये जवाब ही नहीं मिल रहा कि मुझे क्यों निकाला। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं समझते। आसिफ अली जरदारी साहब की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। महमूद खान अचकज़ई को एजेंसियों में कीड़े निकालने से फुर्सत नहीं है। असफंदियार वली साहब की वीडियो पिछली दफ़ा मैंने दिखाई थी, जिस पे आज तक एनपी वाले नाचे हुए हैं। एमक्यूएम की बात अगर की जाए तो, लेकिन एमक्यूएम की बात क्यों की जाए? एमक्यूएम कहाँ है? एमक्यूएम का दिन तो कल है। एमक्यूएम पे तबर्रा होगा इंशाअल्लाह ताला कल। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे एक नए मौजू पर अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊंगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं माइज़ा हमीद साहिबा, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और और शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। इससे पहले कि मैं सेनेट इलेक्शंस के बारे में बात करूँ, जिसका आजकल चर्चा है, मैं पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से ज़रा ये मालूम करता चलूँ माइज़ा हमीद साहिबा से कि बच्चों का मक्तल बन चुका है इस वक्त पूरे का पूरा मुल्क, और यहाँ पिंग पोंग चल रही है। हुकूमत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के ऊपर ढकेल रही है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कह रही है कि जी सरेआम सज़ा के लिए किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूछना था कि ये सज़ा रॉ देगी, मुसाद देगी, केजीबी देगी, इसके लिए प्यूटन साहब की परमिशन चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए अहकामात देंगे? मैम, कानून साजी क्यों नहीं हो रही, या सज़ाओं पर, गैर रिवायती सज़ाओं पर अमल दरामद के लिए हमें बाहर की तरफ क्यों देखना पड़ रहा है? माइज़ा हमीद साहबा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर साहिबा की तरफ जाते हैं, डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बता सकती हैं कि तहरीक इंसाफ अगरचे अभी वफाकी हुकूमत में नहीं है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे नहीं चाहिए कि आपकी हुकूमत कब आ रही है। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि जब सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, तभी अवामी मसीहाई का रोना क्यों रोती हैं, और जैसे ही वो इक़्तिदार में आती हैं तब उन्हें क्या हो जाता है? कानून साजी से क्यों गुरेज किया जाता है? बच्चों का मक्तल बन चुका है इस वक्त पूरे का पूरा मुल्क, और यहाँ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और हुकूमत आपस में आंख मचोली खेल रहे हैं। देखिए, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कोई आज का मसला नहीं है, ये तो मसला बहुत अरसे से चल रहा है। अगर हम शुरू से कुछ होश के नाखून लेते तो आपको पता है, आज से साल पहले इतना बड़ा स्कैंडल जब कसूर में निकला तो हमें उस दिन से ही हर तरफ ध्यान रखना चाहिए था। इसमें मैं कोई सियासत नहीं करना चाहती, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, सिंध की हो या बलूचिस्तान की। अहम चीज़ ये है कि हम लोगों को कानून साजी इस तरह करनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हर किस्म की प्रोटेक्शन मिले। इस वक्त हरासमेंट आप खुद देख लीजिए कि कितना स्कैंडल, हर रोज़ एक नई कहानी आप सुनते हैं, अखबार खोलते हैं 2 नई कहानियां सुनते हैं, और एक दूसरे के ऊपर बजाय कीचड़ उछालने के कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसे लॉज बनाएं जिन लॉज के साथ हम प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन वही वाली आपकी बात कि अगर हमने आपस में ही आंख मचोली खेलना है तो हमने किसी किस्म का लॉ नहीं बनाना। मैम, आपको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मैं तवक्कुफ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। माइज़ा साहिबा, आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, यास्मीन साहिबा की आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, यास्मीन साहिबा की बात छोड़े, उनकी बात गैर है, आवाज़ एको भी कर रही है। उनकी बात गैर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सवाल मैं अपना दोबारा दोहराता हूँ जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था। यहाँ हमारे यहाँ ज़ैनब मर्डर का बड़ा चर्चा रहा, वो 7 बच्चियाँ बेचारी गुमनाम रहीं जिनको इमरान नामी उस कातिल ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। उसके बाद फिर कोई और वाक़या अभी हम मुंतज़िर हैं उसका, अल्लाह माफ़ करे कि वो हो जाए। आपके ख्याल में वो जो दरिंदा पकड़ा गया उसे सरेआम टांगने के लिए प्यूटन ने अहकामात देने या डोनाल्ड ट्रंप की NOC का इंतज़ार है? क्यों इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पे हुकूमत धकेल रही है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है वो इधर उधर देख रही है?
देखिए, मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की बनती है कि अपने जो अवाम है उसका सेफ गार्ड करे। तो वज़ीर आला साहब ने जो है बहुत जो है टाइमली डिसीजन ली और बड़ी जल्दी जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई और पुलिस ने जो है एक इस तरह के जो वाक़यात हैं जिसमें कल्प्रिट्स जो हैं पकड़े नहीं अमूमन जाते, उन्होंने पकड़ा भी। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें उन्होंने जो है ये इन चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू किया। बाकी बात रहेगी कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इदारे हैं, जिस तरह कोर्ट्स हैं, जिस तरह जुडिशरी है, जिस तरह आप इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की बात करें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल तो आज तक इस बात का फैसला नहीं कर सकी कि बीवी को थप्पड़ अगर मारा जाए तो किस उन डाल से? इंस्टीट्यूशंस का काम है जो लॉ को इन्फोर्स करती हैं थ्रू लेजिस्लेशन। जो गवर्नमेंट ने एक तो लेजिस्लेशन भी बनाई, ऊपर से कल्प्रिट भी पकड़ा, अब आगे जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है जिन इदारों का है उनको वो करना चाहिए और इसकी एग्जाम्पल बनानी चाहिए। राइट मैम, शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज मैं सुन सकता हूं। मैम, ये मुझे बताइएगा कि ज़ैनब वाक़े के बाद से ऐसा लगता है कि मुआज़ल्लाह किसी गंदी जगह पे से एक बाकायदा ढक्कन उठा दिया गया है और चारों तरफ मुआशरे में बू ही बू है। ये मुझे बताइएगा, ये जो तवातुर के साथ सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इधर उधर जो इस तरह के वाक़यात देखने में आ रहे हैं, आपके ख्याल में हमारे लेजिस्लेशन में क्या कमी है? हम लोग क्यों इस तरह के लॉ नहीं बना पा रहे हैं? हमारी मुक़न्निना ने अब तक क्या किया है? पीपल्स पार्टी का उसमें क्या कारनामा है? क्या कवानीन आपने बना दिए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि जिसके बाद हमारे बच्चे अब महफूज हों? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बात हो रही है लेजिस्लेशन की। सिंध असेंबली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल लॉ पास किया और इसके अलावा जब इस तरह के वाक़यात हुए तो फौरी तौर पे सीएम हाउस में स्पेशल डेस्क बनाई गई ताकि इस तरह के अगर कहीं वाक़यात होते हैं वो उसके फौरी तौर पर उनको इन्फॉर्म किया जाए। और फौरी इसके अलावा इसी मैटर के ऊपर अभी लास्ट 2 साल पहले मैंने खुद एक बिल मूव किया था कि इस तरह के वाक़यात को एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में लाया जाए ताकि डेली बेसिस पर फौरी जस्टिस किया जाए और उनके फौरी तौर पर उनको इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। लेकिन चूंकि ये मेजॉरिटी पे है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात ये मैं कह सकती हूँ कि गुज़िश्ता 4.5 सालों में वो लेजिस्लेशन नहीं हो सकी क्योंकि पार्लियामेंट में कभी कोरम पूरा नहीं हो सका, मिनिस्टर्स की अदम दिलचस्पी थी, प्राइम मिनिस्टर का ना आना, ये सारे वो वाक़यात हैं कि जो काम पार्लियामेंट को करना था बदकिस्मती से वो काम नहीं हो सका। लेकिन आप ये देखें कि इस तरह के वाक़यात तो अभी मेरी बहन मायदा ने कहा कि जी हमने फौरी तौर पे किया। अगर आप 3 साल तक 12 से ज़ायद बच्चे और उसके अलावा और सानिया में चाइल्ड अब्यूज केस और इस तरह के केसेस आए, अगर उस वक्त से इनके साथ ऑनेस्टी के साथ पंजाब गवर्नमेंट भी, तमाम गवर्नमेंट अगर फौरी तौर पर इसको इन ऐसे केसेस को नोटिस भी लेती और लेजिस्लेशन भी की जाती और इंतहाई सीरियस केसेस हैं क्योंकि हम जिस तरीके से हमारे पास शाहिदा रहमानी साहबा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो भयानक किस्म के जराइम हो रहे हैं ये सिर्फ पंजाब की हुदूद में नहीं है, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। मुझे याद है कि शफकत नामी एक दरिंदे की फांसी खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, मैं नाम लिए लेता हूँ, डॉक्टर देखे नाम ही भूल गया, खैर अच्छी बात है कि नाम भूल गया वरना नोटिस आ जाता। आप ही की एक रहनुमा, उन्होंने उसकी फांसी जो है वो 3 साल तक लटकाए रखी। कराची में न्यू टाउन के इलाके में एक चौकीदार ने बच्चे को अपनी हवस का निशाना बना के उसको मार के उसकी लाश नाले में फेंक दी और पीपल्स पार्टी और वो मोमबत्ती माफिया उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमरबस्ता हो गई और 3 साल तक आपने उसको जो है वो जिंदा रखने का मौका फराहम किया। ये दोहरा मेयार क्यों है? जब आप बात करती हैं पंजाब की तो लाव लश्कर लेके चढ़ाई कर देती हैं, लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट की बात आती है तो आप इधर उधर देख रहे होते हैं। पर किसी को भी सियासत नहीं ना तो करनी चाहिए ना हम कर रहे हैं। आपने गलत कहा कि हम पंजाब पे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या केपी को या सिंध। सबसे पहले हमने अपने सूबे के अंदर वो लेजिस्लेशन की जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल है और इसी तरह वीमेन कोकस है और मुख्तलिफ इदारे यहाँ पे और मैंने अभी बताया कि सीएम हाउस में स्पेशल डेस्क बनाई गई
ताकि इस तरीके के वाकयात को रोकथाम किया जाए। आप इसको इससे नती नहीं कर सकते कि जी हम मोमबत्ती माफिया लेके बैठ गए या हम किसी को बताए। जो लॉज हैं उस लॉ के ऊपर अमेंडमेंट होना चाहिए। ये कोर्ट का काम है कि उन कानून पर इम्प्लीमेंट करवाए और सख्त से सख्त सजाएं दें, डेली बेसिस के ऊपर उनके। चलें जी, ये काम भी कोर्ट पे डाल दिया गया। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक आएंगे तो अपने तीनों मौजूद मेहमानों को मैं एक मरतबा फिर ज़हमत कलाम दूंगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में आप पहुँचे हैं। डॉक्टर साहबा, मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये मुझे बताइएगा, ये अभी जो बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में आसिफ अली जरदारी साहब ने इन्वर्टेड कॉमास में जो ताउन किया, जमहूरियत के मुगन्नी इस तरह की हरकत करते हुए आपको कैसे लगे? आपको दोबारा दोहराना पड़ेगी बात को, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब दोबारा बताइए। आज आवाज़ का ही प्रॉब्लम चल रहा है चारों तरफ। ये बताइएगा मैम, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब ने शॉपिंग फरमाई अभी बलूचिस्तान में, इस शॉपिंग से किस हद तक सेटिस्फाई हुई हैं आप और कितने मुस्तहिकीन का पेट भर गया है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बात आपको आसिफ अली जरदारी साहब से पूछनी चाहिए ना कि उन्होंने कितनी शॉपिंग की और हालात कैसे हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सेनेट के इलेक्शन जो है वो एक तमाशा बना हुआ है। वजह यह कि इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग और जिस तरह पैसे खर्च होते हैं और जिस तरह वोट ख़रीदे जाते हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। वजह यह है कि आफ्टर ऑल ये सेनेट जो है ये आपका सबसे सुपीरियर हाउस है, दिस इज़ द सुप्रीम हाउस, और इसके अंदर इस तरह की जब आप बातें सुनते हैं तो अफसोस ही होता है। तो मेरा ख्याल है नए कानून ऐसे लाने चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हर हाल पे ख़त्म होनी चाहिए। और हॉर्स ट्रेडिंग, और मुझे वैसे मैम आपके ख्याल में, ये जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ मैं, ये पार्लियामेंटेरियंस को हॉर्स होने का इल्ज़ाम लगाना ये मुनासिब है? ट्रेडिंग और वो भी हॉर्स कह करके? मेरा ख्याल है बिकॉज ये लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल होता रहा है और इस हॉर्स ट्रेडिंग का काम जो है ये इसको मेरा ख्याल है तब्दील कर देना चाहिए अब, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ख़त्म हो। तो मेरे तो ये सजेशन है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छी सजेशन दे रखी थी कि सेनेट की इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के साथ होनी चाहिए। अगर शो ऑफ हैंड्स के साथ हो जाए तो ये जो वोट बिकते हैं ये बिकने बंद हो जाए। राइट। और लोग अच्छा माइजा साहबा, ये मुझे बताइएगा मैम, सेनेट के इलेक्शन से एक बात याद आई, ये इसहाक डार साहब को कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे थे। इजराइल अलैहिस्सलाम जाके लेट गए थे वहाँ लंदन में भी, कोर्ट यहाँ बुलाती रही, दूरबीन कई लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पे, किसी को दूर दूर उनका वजूद नज़र नहीं आया। अब अचानक से PMLN को क्या सूझी कि इसहाक डार साहब को, जो बेचारे अपने तौर पर जीस्त और हयात की यानी कशमकश में थे, उनको सेनेटर बनाने का लालच दे दिया? क्या उनके अलावा कोई मेडिकली फिट आदमी नहीं दस्तयाब था PMLN के लिए? PMLN ने अपने जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या उनके पुराने लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, आप लिस्ट निकाल लें, सारे ऐसे लोगों को दिए हैं टिकट्स जो लोग जो हैं पार्टी के लिए काम करते रहे। अलबत्ता मैं अगर PTI की बात करूं तो जो बार बार बात की जाती थी कि ये हमें नज़रियाती वर्कर को हम लोग जो है रिवॉर्ड करेंगे सेनेट टिकट से, और हम जो है ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे जो कभी जिनका पार्टी में नामो निशान नहीं है और कभी मेंबरशिप भी नहीं ली उन्होंने पार्टी की। तो अगर आप कंपेयर कर लें तो आपको सामने नजर आता है कि किसका कौन मेरिट पे सेनेट पे आया है और अच्छा कौन मैम, जो है पैसा चला के या रिश्तेदारी चला के जो है सेनेट के टिकट पे सेनेट पे आए हैं। आपने PTI की देखी होगी, कोई जाने पहचाने बंदे मुझे बता दें। माइजा साहब, एक छोटा सा सवाल इसी में ऐड करता चलूं मैं, ये मुझे बताइएगा, अगर इसहाक डार साहब को आपने उनकी पार्टी की खिदमत की वजह से उनको सेनेट के इलेक्शन में खड़े करने की ठानी ली है, मुल्क की खिदमत तो खैर कौन पूछता है, ये मुझे बताइएगा, तो फिर ये बेचारे बलूचिस्तान असम्बली के रुकन इजहार खोसा ने क्या किया? इतना बड़ा तीर तो मारा है, 28 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया कौमी खजाने को, ये कोई आम आदमी थोड़ी कर सकता है। इनको भी या तो निशाने हैदर दे देती है सेनेट का टिकट। समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ये देखना चाहिए जब सेनेटर टिकट दिया है, आप खुद वो उसमें निकाल सकते हैं ऑब्जेक्शंस, लेकिन हमारी नज़र में जो है PMLN ने और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उन्होंने अब पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स को और नज़रियाती वर्कर को ही
जो है वो टिकट दिया है। और पहले भी इसहाक डार साहब जो हैं इलेक्शन मतलब सेनेटर रहे हैं और उन्होंने जब से इकोनॉमी को संभाला है बड़ी अच्छे तरीके से संभाला है। और जब वो उनकी एब्सेंस में अगर ये कौन से मुल्क की बात हो रही है मैम? किस मुल्क की इकोनॉमी को संभाला है इसहाक डार साहब? जिस तरह इकोनॉमी का इकोनॉमी चल रही थी और एक तरीके से तसलसल से पॉलिसीज चल रही थी, तो उसका जो है रिजल्ट हम 2018 में देख लेंगे। और आवाम का जो रिस्पॉन्स है वो इसी वजह से है क्योंकि PMLN अपना रिजल्ट शो कर रही है। डॉक्टर साहिबा मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन पहले मुझे शाहिदा रहमानी साहिबा की तरफ जाना है। एक छोटा सा सवाल आप दोनों मोहतरमाओं की इजाजत से। मैम शाहिदा रहमानी साहिबा ये मुझे बताइएगा, मैंने अभी आपकी गैर मौजूदगी में यास्मीन राशिद साहिबा से एक सवाल पूछा, गो कि ये सवाल आपसे बनता था। आसिफ अली जरदारी साहब जमहूरियत की और मफाहमत की बांसुरी बजाया करते थे, बांसुरी कहीं गुम गई है क्या जो बलूचिस्तान में उन्होंने हुकूमत टॉपल करने में और फिर उसके बाद फिर ये शॉपिंग करने में अपना सेनेट की इतना वक्त बर्बाद किया, और अब जमहूरियत के मज़ार पर आखिरी धुन बजाने के लिए उन्होंने बिलावल साहब के बाद आसफा भुट्टो को भी लॉन्च करके गड़े मुर्दे भी उखाड़ दिए। आपके ख्याल में ये मौरूसियत का सिलसिला जमहूरियत के नाम पर कब रुकेगा? सबसे पहले तो आपकी ये बात ही गलत है कि जी बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत को आगे पीछे या कुछ करने में आसिफ अली जरदारी साहब का हाथ है। उन्होंने अच्छा, तो आसिफ अली जरदारी साहब टीवी पे बहक गए थे क्या? उन्होंने ये बात अपने मुंह से कही है और मैंने अपने टीवी पे सुनी है। गलत बात की कि जी हम जो है इस तरह की बांसुरी बजा रहे हैं। हमने जिस तरह जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अब भी हमने जमहूरियत की बालादस्ती के लिए किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। हमेशा ये चाहा कि ये सिस्टम डिरेल ना हो। और अगर बलूचिस्तान में इस तरह का वाकया हुआ तो वहां पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई, क्योंकि वहां के जो चीफ मिनिस्टर था उसके ऊपर या उनकी PMLN की नाअहल हुकूमत के ऊपर उनको एतमाद नहीं रहा, तो इन हाउस चेंजिंग आई है। इसको आप इस तरह से नहीं जोड़ सकते। या शॉपिंग को जो जिस तरह आपने कहा कि जी शॉपिंग हो रही है, आप कन्वीनियंटली वहाँ चले गए बलूचिस्तान में इस टाइम पे हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। इंतखाबात क्या 15 के आपको वो चीजें नजर नहीं आई जो माजी का किस्सा पारीना बन चुकी है, जिस तरह खरीद फरोख्त पहले हुआ करती थी। अच्छा, माजी में की गई तो बुरी थी, लेकिन इस दफा की गई तो वो राइट है। अच्छा मैम, डॉक्टर साहबा ये मुझे बताइएगा, मैं खेलूं तो खेल और आप खेलें तो जेल, ये क्यों? मेरा ख्याल है, देखिए मेरा ख्याल है मैं जवाब दे दूं, अब मुझे ये नहीं समझ जी आप ही से सवाल किया गया मैम, किसी और से कर रहे हैं। अच्छा मैं सवाल देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, पहले तो ये जितना शोर इस वक्त मायजा बीबी मचा रही थी इसहाक डार के ऊपर, इसहाक डार एक एब्सकॉन्डर है, यानी उनके खिलाफ वारंट्स निकले हुए हैं। मैडम मेरी बात सुने, जो इसहाक डार साहब की बात कर रही हैं आप जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं करती, जो मत बोला करें, आपको मिल जाएगी कोई ना कोई वजारत। ये जो आप अपना बाजा बजाती रहती है ना, खामोश रहिए, डू नॉट इंटरप्ट। जब मैं बात कर रही थी मैं तो आपके दरमियान में नहीं बोली, आप उसके बारे में भी बात कर लें थोड़ी सी। इतना शोर मचाने की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? टिकट दे दिया अब, और अब आप कहते हैं मायजा साहिबा आपको तो डॉक्टर साहिबा की आवाज नहीं आ रही थी थ्रू आउट द प्रोग्राम, अब आपने कैसे सुन ली उनकी बात? नहीं, वो असल में इसहाक डार साहब की आप या इनको खामोश करेंगे अगर आप मैम। अनफॉर्चुनेटली हम सबके खामोश होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मुसव्विर ने बिगुल बजा दिया है, रावी चैनी चैन लिखता है। अब आप लोग भी आराम करें, मैं भी यहाँ से ड्राइव करके बहुत दूर रहता हूँ, मैं भी घर जाऊँ। नाजरीन, मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने के मसाइल के बावजूद, पता नहीं वो थे कि नहीं थे, मेरी जो है वो बदजुबानियों को, बदकलामियों को बर्दाश्त किया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन उसके साथ ही कल हम अपने पसंदीदा मौजू ज़ाहिर है कि पूरे हफ्ते हम इंटरटेन हुए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खेल से। कल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को खिराज अक़ीदत का देना है, तो आपको सिर्फ ये याद दहानी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।